आपको लगातार समाज की मुख्य धारा में जोड़कर इस देश के विकास में योगदान देने के लिए लगातार आपके लिए संघर्ष करने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 1917 में अपनी पढ़ाई पूरी करके कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी पूरी पढ़ाई करके भारत के अंदर आने का काम करते हैं और भारत में आने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गायकवाड़ महाराज जी के यहाँ नौकरी करने का काम करते हैं। बाबा साहब नौकरी करने का काम करते हैं और नौकरी क्लास 1 की करते हैं, छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहे होते थे। उस समय 1917 में बाबा साहब को 1 लाख रुपए पगार की नौकरी मिली थी। उस नौकरी को बाबा साहब करने का काम कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब को वहाँ दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। बाबा साहब के साथ वहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है, छुआछूत किया जाता है। बाबा साहब के साथ बहुत अन्याय अत्याचार होने का काम होता है। बाबा साहब ने, मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के साथ जो नौकरी कर रहे थे उनको उस समय जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। बाबा साहब अपनी जान बचा करके, मेरे सम्मानित साथियों, अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से बड़ौदा के एक पार्क में जाकर के बैठने का काम करते हैं। बड़ौदा पार्क में बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का काम करते हैं। तथागत बुद्ध जी को भी बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके लगातार चिंतन मनन करने का काम करते हैं। बाबा साहब की आंखों से लगातार आंसू बहने का काम करता है और बाबा साहब सोचते हैं कि जब मुझ जैसे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में अगर ऐसा अन्याय हो रहा है, अगर मुझ जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जिस डॉक्टर अम्बेडकर को अंग्रेज कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अकेले 500 ग्रेजुएट के बराबर है, उस डॉक्टर अम्बेडकर के साथ छुआछूत की भावना रखी जाती है। बाबा साहब सोचते हैं कि जिस डॉक्टर अम्बेडकर को अंग्रेज कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर चलते फिरते विश्वविद्यालय है, ऐसे विद्वान डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में अगर इतना बड़ा दुर्व्यवहार होता है तो मेरे देश के अंदर जो तमाम लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो शिक्षा से वंचित है, जो धन संपत्ति से वंचित है, जो अपने हर अधिकारों से वंचित है, उनके साथ कैसा कैसा जुर्म जाती होगा। इस बात को सोच करके बाबा साहब अपनी आंखों के आंसू को पोंछने का काम करते हैं और उस बोधि वृक्ष के नीचे जहां वो बैठे रहते थे, उस बोधि वृक्ष के नीचे से उठ करके बाबा साहब इस बात का संकल्प लेने का काम करते हैं कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर अब आज के बाद नौकरी करने का काम नहीं करूंगा। बाबा साहब ने संकल्प लिया कि जब तक मैं अपने देश के लोगों को, इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, नौजवानों को, गरीब सवर्ण को, अपने अधिकार से वंचित लोगों को अगर मैं उनका अधिकार नहीं दिला पाया तो डॉक्टर अम्बेडकर अपने कनपट्टी पे बंदूक रख के खुद को गोली मारने का काम करेगा। और ये संकल्प लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संपूर्ण जीवन की आहुति आप लोगों के लिए देने का काम किया। और हमारे नेबूलाल चाचा जी बता भी रहे थे कि उन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी आपके लिए देने का काम किया। बाबा साहब अगर चाहते तो अच्छी से अच्छी नौकरी, उस नौकरी को छोड़ने के बाद भी अच्छी से अच्छी नौकरी कर सकते थे। बाबा साहब चाहते तो भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों से, तमाम विश्वविद्यालयों से, तमाम न्यायालयों से लगातार बाबा साहब को पत्राचार के माध्यम से लाखों रुपए माह की सैलरी दे करके बुलाया जा रहा था। अगर बाबा साहब को आपकी चिंता नहीं रही होती, अगर बाबा साहब ने आपके बारे में नहीं सोचा होता, अगर आज वो विदेश में चले गए होते, अगर उन्होंने सरकारी नौकरी या विदेशों में किसी दूसरे देश में नौकरी करने का काम किया होता तो आज आपको एक कुर्सियां नसीब नहीं होती, ये टेंट नसीब नहीं होता, ये अच्छे अच्छे कपड़े नसीब नहीं होता। मेरे सम्मानित साथियों, अगर इस देश के अंदर बड़े पैमाने पे वो दलित समाज के लोग हो या पिछड़े समाज के लोग हो या अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या महिलाएं हो, अगर उन्हें डॉक्टर बनने का अवसर मिल रहा है, अगर इंजीनियर मास्टर बनने का अवसर मिल रहा है
तो किसी और की देन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। ऋषि कपूर को अगर इस मंच पे खड़े होकर के आप लोगों के बीच में बात रखने का मौका मिल रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। ऐसे तमाम हमारे प्रतिनिधिगण अगर आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर बैठे हुए हैं तो किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। गेहूं की बुआई होती है, गेहूं की बुआई होती है, तमाम किसान साथी हमारे हैं जब खेत की जुताई करते हैं, खेत की जुताई करने के बाद गेहूं को बोते हैं। गेहूं बोने के बाद उस पे फिर हेंगा एक बार चलाते हैं। उस गेहूं के ऊपर एक मिट्टी का लेयर चढ़ाते हैं। जब गेहूं के ऊपर मिट्टी का लेयर एक चढ़ता है, एक मिट्टी का परत चढ़ता है, तो वो गेहूं उस मिट्टी के नीचे दब करके सड़ने का काम करता है। वो गेहूं के गेहूं के बिये का एक कल्ला जब मिट्टी के अंदर दबता है, वो सड़ता है, गलता है। जब वो बिया सड़ और गल जाता है तब उसमें से गेहूं का एक कल्ला निकलता है। जब गेहूं का कल्ला निकलता है तब आपके खेतों में गेहूं लहलहाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आप लोगों के लिए अपने पूरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है, तब जाकर के आप लोगों को अच्छी जिंदगी नसीब होने का काम हुआ है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक डिग्री लेने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक डिग्री लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 32 डिग्रियां लेने का काम किया। बाबा साहब ने संस्कृत में पीएचडी की उपाधि मात्र 6 महीने में लेने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे थे, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, इस बात को आपको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है कि बाबा साहब अगर संघर्ष कर रहे थे तो उनको साथ देने वाले कौन कौन लोग थे। मेरे सम्मानित साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो कुर्मी समाज के बेटे थे, जो पिछड़े समाज के बेटे थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कदम कदम पे साए की तरह साथ देने का काम किया। और 1927 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक बड़ा कार्यक्रम लगा करके कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाने का काम करते हैं और खुद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। खुद साहू जी महाराज उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बाबा साहब, जिनको उन्होंने मुख्य अतिथि बनाने का काम किया था, उनका हाथ पकड़ के मंच पे लाने का काम करते हैं और बाबा साहब के हाथ को पकड़ करके ऊपर उठा करके हजारों लोगों के बीच में इस बात का आह्वान करने का काम करते हैं कि मुझे अब इस बात की चिंता नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस देश का क्या होगा, इस देश के लोगों का, इस देश के मजलूम लोगों का क्या होगा, क्योंकि अब मुझे डॉक्टर अम्बेडकर जैसा पढ़ा लिखा विद्वान मिल गया है। इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरे कारवां को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा। बाबा साहब ने लगातार आप लोगों के लिए अपने संपूर्ण जीवन की कुर्बानी देने का काम किया है। अभी हमारे तमाम साथियों ने बताने का काम किया कि किस तरह बाबा साहब के बेटे की जब मौत होती है, किस तरह बाबा साहब की आंखों में आंसू आते हैं। वह दिन 1949 का दिन था, सन 1949 का दिन था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान पूरा करके संविधान को प्रतिनिधिमंडल को दे चुके थे। बाबा साहब संविधान सभा को संविधान देने के बाद आकर के अपने घर पे बैठे रहे होते हैं और लगातार कभी वो मुस्कुरा रहे होते थे, कभी उनके आंखों से आंसू निकल रहा था। कभी बाबा साहब मुस्कुरा रहे थे, कभी उनके आंखों से आंसू निकल रहा था। उनके साथ में रहने वाले शंकर आनंद शास्त्री ने बहुत हिम्मत जुटा करके बाबा साहब से पूछने का काम किया कि बाबा साहब ऐसी कौन सी बात है कि पल में आपके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, पल में आप मुस्कुराने लग रहे हैं।
बाबा साहब ने कहा, शंकरानंद शास्त्री, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैंने संविधान तैयार करके इस देश को सौंपने का काम कर दिया है। मैंने संविधान में अपने लोगों को, इस देश के मजलूम लोगों का, इस देश के अधिकारों से वंचित लोगों का अधिकार संविधान में समाहित करने का काम कर दिया है। इस बात को सोच सोच करके मैं लगातार मुस्कुराने का काम कर रहा हूँ, लेकिन उन बातों को याद करते करते कुछ ऐसे दुख भरे लम्हे मेरे सामने आने का काम कर रहे हैं कि जैसे ही वो लम्हे मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे आंखों से आंसू निकल जा रहा है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा एक बेटा था, बड़ा प्यारा बेटा था, बड़ा राजदुलारा बेटा था, उसका नाम राजरत्न अम्बेडकर था। मैं उसे बड़ा प्यार करता था, बड़ा मानता था उसे। अभी तो वो नया नया चलना सीखा था, अभी तो उसने नई नई बातें करनी शुरू की थी, लेकिन शंकरानंद शास्त्री, अभी उसने नई नई बातें करनी शुरू की थी। उसका पूरा शरीर बुखार से लगातार तप रहा था, उसके शरीर का पारा बढ़ा हुआ था। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, वो मेरी गोद में खेल रहा था, मैं उसका इलाज नहीं करा पाया। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं था, और इलाज के अभाव में मेरे बेटे के शरीर का तपन बढ़ता गया, उसका बुखार बढ़ता गया। पैसे के अभाव में मेरे बेटे ने पता नहीं कब मेरी गोद में दम तोड़ दिया। इस बात को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने दम तोड़ दिया तो मेरे घर पे तमाम लोग इकट्ठा हुए। जो लोग इकट्ठा हुए उसमें से कुछ लोग मेरे पास आए। उन लोगों ने इस बात को कहा कि बाबा साहब, अब राजरत्न अम्बेडकर का अंतिम संस्कार करना होगा, राजरत्न का अंतिम संस्कार करना होगा, उसके लिए नए कपड़े की जरूरत होगी। बाबा साहब के आंखों से आंसू लगातार और तेज बहने लगते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर मेरे पास नए कपड़े लाने के पैसे होते, अगर मुझे अपने बेटे को कफन देने के पैसे होते, तो मैं अपने बेटे के लिए कफन के बारे में, अभी कफन की नौबत नहीं आती, अगर कफन के पैसे मेरे पास होते तो अपने बेटे का मैं इलाज करता। दवा के इलाज में मेरे बेटे की मौत नहीं होती। मेरे सम्मानित साथियों, इस बात को बाबा साहब बताने का काम करते हैं। और बाबा साहब कहते हैं शंकरानंद शास्त्री जी से कि इस बात को सोच सोच करके मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था, लेकिन इस बात को सोचकर अब मैं खुश भी हो रहा हूँ कि मैंने तमाम कुर्बानियां दी। मैंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, लेकिन वो कुर्बानी अब जाया नहीं जाने वाली है। मैंने इस देश के अंदर संविधान दे करके अपने करोड़ों बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाने का काम किया है। आने वाले समय में अब कोई राजरत्न अब दवा के अभाव में अपनी माँ बाप की गोद में दम तोड़ने का काम नहीं करेगा। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार आपको संदेश देने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार आपसे आह्वान करने का काम किया है। नौजवानों को लगातार बाबा साहब अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बार रत्तू साहब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि ए रत्तू, मैंने अपने पूरी जिंदगी की कुर्बानी देने का काम किया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके इस देश के लोगों को संविधान देने का काम किया, इनके अधिकारों को संविधान में समाहित करने का काम किया है। और आज मैं नजर उठा करके देश के आखिरी कोने कोने में देखने का काम करता हूँ तो कोई 20 साल वाला नौजवान नजर नहीं आता है जो इस डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। कोई 20 साल वाला नौजवान नजर नहीं आता है जो इस डॉक्टर अम्बेडकर, जिसको ये डॉक्टर अम्बेडकर अपना उत्तराधिकारी बना सके। मैं तो चंद दिनों का मेहमान हूँ, मैं तो चंद दिनों का मेहमान हूँ, मैं नहीं रहूंगा। तो मेरे लोगों को बताना, इस देश के नौजवानों को बताना, इस देश के नौजवानों को, इस देश के पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, मजलूमों को, अधिकारों से वंचित लोगों को बताने का काम करना कि डॉक्टर अम्बेडकर का कारवा भले वही का वही रुका रहे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का कारवा पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, ये आखिरी संदेश
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था और आप लोगों के जुलूस ने, आपकी उपस्थिति में, आपकी गर्मजोशी ने, आपकी हुंकार ने इस बात को साबित करने का काम किया है कि आप लोगों ने बाबा साहब के सपने को पूरा करने का बेड़ा अपने कंधों पे उठा लिया है। मेरे सम्मानित साथियों, अगर आप बाबा साहब के सपनों को साकार करने का बेड़ा अपने कंधे पे उठा सके हैं तो बाबा साहब की कुछ बातों को भी आपको मानना होगा। बाबा साहब, हम लोग तमाम सामाजिक मंचों पे जब जाते हैं तो सामाजिक मंचों के लोग कहते हैं कि अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है, बाबा साहब का कार्यक्रम है, राजनीतिक बातें मत करिएगा, तमाम संगठन के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भड़क जाएंगे। भाई, हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं और हम ये कह दें कि हमें राजनीतिक बातें नहीं करनी है। उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम में हम राजनीतिक बातें न करने की बात करते हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको कहने का काम किया कि जाओ अपने घर की 4 दीवारी पे लिख दो, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, और आप कहते हैं बाबा साहब के कार्यक्रमों में राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। अगर बाबा साहब चाहते कि आप राजनीतिक बातें ना करो, अगर बाबा साहब चाहते आप हुक्मरान ना बनो, अगर बाबा साहब चाहते कि आप राजनीति से दूर रहो, आप नेता ना बनो, आप प्रधान ना बनो, आप बीडीसी ना बनो, आप नगर पंचायत का चेयरमैन ना बनो, आप विधायक ना बनो, आप प्रमुख ना बनो, तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपको एक वोट का अधिकार देते? नहीं देते ना। लेकिन अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपसे कहने का काम किया है कि जाओ अपने घरों की 4 दीवारी पे लिख दो, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, तो निश्चित तौर पे बाबा साहब ने आपको सत्ता के गलियारे में कदम रखने की चेतावनी दिया है, सत्ता के गलियारे में आपको कूदने के लिए आह्वान किया है। बाबा साहब की एक उंगली भी सदन के तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जाओ सत्ता के मंदिर पे कब्जा करने का काम करो। और हमारे लोग कहते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा रीच दी वोटर, टीच द वोटर। वोटर के पास जाओ, वोटर को पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन एवरी ईच लॉक। राजनीतिक सत्ता वह चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था ना, तो अगर बाबा साहब ने ये कहा है आपसे, तो आपको राजनीति से दूर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर बात उसी की मानी जाती है, इस देश के अंदर बात उसी की मानी जाती है जो राजा होता है। गरीबों की बात नहीं मानी जाती है, राजा के आदेश का पालन होता है, कमजोरों की सुनवाई नहीं होती है। एक राशन कार्ड बनवाने के लिए अभी आप चले जाइए सेक्रेटरी के पास में, 10 लोग अभी चले जाएं तो 10 लोगों का राशन कार्ड बनाने के लिए सेक्रेटरी कम से कम आपको 10 महीने दौड़ाने का काम करेगा। लेकिन अभी एक मजबूत आदमी अभी वार्ड अध्यक्ष हो या नगर का चेयरमैन हो या ब्लॉक का प्रमुख हो या एक विधायक हो, सांसद हो या गांव का प्रधान हो, बीडीसी हो, अभी वो सेक्रेटरी के पास जाए, सेक्रेटरी अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है और वो प्रतिनिधि अकेले जाता है, 20 लोगों की लिस्ट लेकर के जाएगा, 20 लोगों का 20 मिनट के अंदर राशन कार्ड बना करके देने का काम सेक्रेटरी करता है ना। तो आप लोगों को ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर ताकतवर की ही मानी जाती है, कमजोरों की बात नहीं मानी जाती है। अब ताकत आएगी कैसे? आप ताकतवर बनेंगे कैसे? छुहाड़ा खाने से ताकत नहीं आएगा, काजू किशमिश बादाम खाने से ताकत नहीं आएगा, खेत में हल चलाने से ताकत नहीं आएगा, नौकरी करने से ताकत नहीं आएगा, व्यापार करने से ताकत नहीं आएगा, मेहनत मजदूरी करने से ताकत नहीं आएगा। ताकत आएगा कहां से? ताकत राजनीति से आएगी। ताकत कहां से आएगी? राजनीति से। कैसे आएगी? राजनीति से ताकत कैसे आएगी? राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं, राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं, और आपको राजा बनना पड़ेगा।
एक एक लोगों को राजा बनना पड़ेगा। आप में से आप लोगों को, अपने लोगों में से एक एक लोगों को, ताकतवर लोगों को निकालना पड़ेगा। आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा, आपको अपना सभासद बनाना होगा, आपको अपना चेयरमैन बनाना होगा, आपको अपना प्रमुख बनाना होगा, आपको अपना विधायक बनाना होगा, आपको अपना सांसद बनाना होगा, आपको अपना सीएम ही नहीं, इस देश के अंदर आपको अपना पीएम बनाना होगा। और अगर आप लोगों ने इस देश के अंदर अपने लोगों को बैठा दिया, अगर आपने इस देश के अंदर अपना पीएम बना लिया, तो आपकी बिगड़ी बनाने के लिए आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने इससे पहले देखने का काम भी किया है, जब सत्ता आपके हाथों में थी, जब आप थाने पे जाते थे तो थानेदार महोदय भी यह बात देखने का काम करते थे। थाने पे जब आप जाते थे, थानेदार महोदय देखते थे, जो जितना कुर्ता टाइट करके जाता था, जो जितना ही सूट बूट टाइट करके जाता था, उसको थाने में किनारे कर दिया जाता था। उसकी सुनवाई करने के लिए हमारे सिपाही साहब भी नहीं आते थे। लेकिन जो फटे पुराने कपड़े पहन कर जाता था, जो गरीब लाचार दुखियारी बन करके थाने में जाता था, उसको देखकर एसपी साहब अपनी कुर्सी छोड़ करके उसकी सुनवाई पहले करते थे, क्योंकि वो जानते थे जो जितना ही गरीब है वो उतना ही गरीब है। इस बात को थाने के लोग जानते थे। आज पिछले 3 दिन से हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे जिला सचिव जी लगातार कार्यक्रम की परमिशन के लिए परेशान हो गए। लगातार ये लोग परेशान हो गए। हमसे बात हुई, थाना अध्यक्ष महोदय ने अपनी आज्ञा दे दिया कार्यक्रम कराइए, सीओ साहब ने भी अपनी आज्ञा दे दिया कार्यक्रम कराइए, लेकिन एसडीएम साहब को शायद कहीं से आदेश आया था, तो उन्होंने कार्यक्रम पे रोक लगाने का काम कर दिया। उन्होंने कहा कार्यक्रम नहीं कराना है। हमने डीएम साहब से बात किया, कमिश्नर साहब से भी बात हुई, एडीएम फाइनेंस साहब से भी बात हुई, आज फिर एडीएम साहब से मेरी बात हुई। एडीएम साहब ने कहा कि आप आराम से कार्यक्रम कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब जाकर इस कार्यक्रम को हम लोग आज कर पा रहे हैं। तमाम मेहनत करने के बाद, तमाम तरह के सोच सिफारिश लगाने के बाद, अधिकारियों से लगातार वार्ता करने के बाद हम लोग आज इस नतीजे पे पहुंचे। यह निर्णय हम लोगों को मिल पाया कि हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर लें। लेकिन इस कार्यक्रम को रोकने के लिए जिन लोगों ने आदेश दिया है, गलती उनकी नहीं है, उनको भी कहीं से आदेश मिल रहा है, और जिन्होंने उनको आदेश दिया है उनको भी कहीं से आदेश मिल रहा है। और जिनको उस दूसरे व्यक्ति को जिन लोगों ने आदेश देने का काम किया है, मेरे सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि एसडीएम साहब को जिस अधिकारी ने आदेश दिया है, उस अधिकारी को भी जिसने आदेश दिया है, अब आने वाले समय में उसी जगह पे हम पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग डीएम साहब, कमिश्नर साहब को किसी दूसरे के कार्यक्रम को रोकने के लिए आदेश नहीं करेंगे। हम लोग अनुशासन का पालन करते हैं, हम लोग अनुशासित सिपाही हैं। हमारी नेता अनुशासन में रहती है। हमारी नेता के नजर में हर कोई एक है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। माननीय बहन जी किसी को रोकने टोकने का काम नहीं करती है, बल्कि हर मजहब के मानने वालों के लिए वो अलग से व्यवस्था बना करके उनके कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने का काम करती है। मेरे सम्मानित साथियों, बाधाएं बहुत आएंगी, बाधाएं आती भी हैं, लगातार बाधाएं आती भी रही हैं। इससे पहले तो आप लोग झंडा लेकर के भी नहीं चल पाते थे। तमाम पुराने साथी बैठे हैं, बसपा का झंडा लेकर कोई नहीं निकल पाता था। अथवा झंडा रहता था, झंडा थैलियां धर करके घूमते थे। डर लगता था कहीं जैसे आज डराने की कोशिश हो रही है, वैसे ही डराया जाता था। लेकिन हमारे लोगों ने अपने हौसले को बढ़ाया। जिस डंडे को उन्होंने अपने हाथ में रख लिया था, जिस झंडे को उन्होंने अपनी जेब में रखा था, जेब से झंडे को निकाल करके डंडे में टांगने का काम किया और उत्तर प्रदेश की तख्तोताज 4-4 बार बदलने का काम किया। हमारे ऊपर चुनाव का समय आ गया है, फिर इल्जाम लगाए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर तो बस इल्जाम लगाया जाता है। क्या इल्जाम लगाया जाएगा कि चुनाव का समय आ गया है, अब भाजपा के साथ बसपा का गठबंधन हो गया है, बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। इस तरह की बातें होती है ना, बहन जी राष्ट्रपति बनने जा रही है, बहन जी का यहाँ गठबंधन हो गया, वहाँ गठबंधन हो गया है, बहन जी को गृह मंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें आती हैं।
लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने लगातार संतों महापुरुषों के विचारों पे आगे बढ़ने का काम किया है। जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संकल्प लेने का काम किया कि अगर मैं अपने लोगों को उनका अधिकार नहीं दिला पाया तो अपने कनपट्टी पे बंदूक रख के खुद को गोली मारने का काम करूंगा, उसी तरह माननीय कांसीराम साहब ने आप लोगों से आह्वान करने का काम किया कि मेरे देश के लोगों, मेरे देश के गरीब मजलूम पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों, मेरे देश के नौजवानों, आए मेरे देश के अधिकारों से वंचित लोगों, आए मेरे देश के सवर्ण समाज के गरीब लोगों, मैं आपसे आह्वान करने आया हूँ, जिस बीड़ी को तुम लोग पी करके, जिस बीड़ी का धुएं का छल्ला बना करके आप हवा में उड़ा देते हो, जिस पान को खा करके आप पान का पीस जमीन पे मार देते हो, ये कांसीराम अपना झोला लेकर के आया हुआ है। उस बीड़ी के धुएं को कांसीराम के झोले में डाल दो, उस पान के पीच को कांसीराम के झोले में डाल दो। ये कांसीराम तुम्हें गांव का प्रधान बना कर देगा, ये कांसीराम तुम्हें प्रमुख बना करके देगा, ये कांसीराम तुम्हें नगर का चेयरमैन बना के देगा, ये कांसीराम तुम्हें महापौर बना के देगा, ये कांसीराम तुम्हें विधायक बना के देगा, ये कांसीराम तुम्हें सांसद बना के देगा, ये कांसीराम तुम्हें मुख्यमंत्री बना के देगा। और अगर आप लोगों ने कांसीराम का साथ दिया तो ये कांसीराम आपको इस देश का पीएम भी बना के देगा। मेरे सम्मानित साथियों, माननीय कांसीराम साहब ने आपसे आह्वान करने का काम किया और आपने माननीय साहब का साथ दिया और माननीय साहब ने आपने देखा कितना बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। ठीक उसी तरह बहन सुश्री मायावती जी ने संकल्प लेने का काम किया, आप लोगों के लिए संकल्प लेने का काम किया। बहन जी ने संकल्प लिया कि ये मायावती कभी मांग में सिंदूर नहीं भरेगी, ये मायावती कभी माथे पे मंटिका नहीं रखेगी, ये मायावती गले में कभी मंगलसूत्र नहीं डालेगी, ये मायावती पैरों में पायल कभी नहीं डालेगी, ये मायावती अपने हाथों में चूड़ी कभी नहीं पहनेगी, ये मायावती कभी रुकेगी नहीं, ये मायावती कभी झुकेगी नहीं और आप लोगों को आपका अधिकार दिला कर मानेगी। आपने देखने का भी काम किया। माननीय बहन सुश्री मायावती जी ने आपके मान सम्मान स्वाभिमान को आप लोगों को देने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है आप लोगों को अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करने का। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। लगातार अफवाह फैलाया जाएगा। वही सदन के अंदर जब सहारनपुर की घटना होती है, सहारनपुर की घटना को बहन सुश्री मायावती जी सदन के अंदर जब उठा रही होती है, दलितों की आवाज को जब बुलंद कर रही होती है, दलितों के अधिकारों की लड़ाई उसी सदन के अंदर लड़ रही होती है, तो बड़े पैमाने पे वहाँ तमाम सांसद थे, सैकड़ों दलित समाज के सांसद थे, लेकिन किसी की औकात नहीं थी जो उस दलित उत्पीड़न के पक्ष में बोलने का काम करे। अगर सहारनपुर की घटना पे किसी ने बोलने का काम किया, किसी ने पूरे सदन भरे हुए सदन में विरोधियों से लोहा लेने का काम किया, तो सिर्फ अकेले बहन सुश्री मायावती जी ने किया। और जब वो अपनी आवाज बुलंद कर रही थी तो सदन के अंदर उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको सदन के अंदर बोलने नहीं दिया गया। और जब बहन जी को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया गया तो बहन जी ने सदन के अंदर कहा कि जिन लोगों की वजह से आज मैं इस सदन में उपस्थित हूँ, जिन लोगों ने मुझे सदन के अंदर पहुंचाने का काम किया है, अगर उनकी आवाज मैं इस सदन के अंदर बुलंद नहीं कर सकती हूँ तो मुझे ऐसे सदन में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तत्काल इस सदन के राज्यसभा की कुर्सी को लात मार करके सदन के बाहर आने का काम किया और बहन जी ने मीडिया बुला करके मीडिया के सामने अपनी पूरी बातों को, जिन बातों को सदन में नहीं रख पाई थी, उन पूरी बातों को मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया और ये संकल्प लेने का काम किया कि जब तक ये मायावती इस देश के अंदर से बीजेपी को उखाड़ करके फेंक नहीं देगी, ये मायावती इस सदन में कभी कदम नहीं रखेगी, ये मायावती कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। आप लोगों के सवाल होते हैं, बहन जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, बहन जी सदन में क्यों नहीं जा रही है,
मेरे सम्मानित साथियों, जिन लोगों को हमने उखाड़ के फेंकने का फैसला कर लिया है, क्या उनसे हम गठबंधन करेंगे? कभी नहीं मेरे सम्मानित साथियों। इन बातों को आपको समझना होगा। आप लोग बौद्धिक साथी हैं, बुद्धिमान साथी हैं, आप लोगों के अंदर वो चेतना है कि आप बड़े से बड़ा परिवर्तन करके दिखा सकते हैं। तो आप लोग आज संकल्प लेकर के यहाँ से जाने का काम करेंगे कि आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को, जिस सपने को उन्होंने देखा था, वो नसीहत, जिस नसीहत में उन्होंने आपको इस देश का हुक्मरान बनने की बात कही थी, बाबा साहब का वह संदेश जिसमें उन्होंने आपको ये कहने का काम किया है कि सत्ता के गलियारों में कब्जा करो, बाबा साहब का वो अमर संदेश कि अपने वोट का इस्तेमाल करके अपना राजा बना लो, उस संदेश का सही इस्तेमाल करके आप लोग अपनी बिगड़ी बनाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय खुदा।